इसमें मुट्ठी भर लोगों को फायदा हो रहा है, हम्म। लेकिन नुकसान पूरा का पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश हम्म। और अंततः पूरे प्रदेश की इकोनॉमी इसका नुकसान उठा रही है। और आप देख लेना, मेरी नोट कर लो आज ये बात, 5 साल बाद धराली के उसी स्थान पे फिर से वहां धीरे 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 बस्ती जमने लग जाएगी। ऐसा हर आपदा के बाद हुआ। केदारनाथ 10-12 साल हुए अभी, केदार जहां जहां टूटा था, जहां जहां वहीं लोग बस गए फिर। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ समय से जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक आपदाओं को एक तरह से आम हो गया है। पहले हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड के धराली में, और अब जिस तरह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो घटना हुई है, जिसमें बादल फटने, बाढ़ आने, भूस्खलन जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसके पीछे क्या एक कारण है? क्या ये एक जलवायु परिवर्तन है? और क्या इसमें हमारी विकास नीतियां भी जिम्मेदार है, या कुछ और ऐसे घटक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक और प्रोफेसर एसपी सती सर। एसपी सती सर, न्यूज क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल यही, जो लगातार हिमालय क्षेत्र में जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये क्यों, एक तो क्यों हो रही है, इतनी आम क्यों होती जा रही हैं, और क्या ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन एक कारण है, या इसमें हमारी जो विकासगत नीतियां हैं वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार है? ऐसा है कि जहां तक घटनाओं की पुनरावृत्ति में तेजी आना एक बात है, उसमें संयुक्त रूप से 3 चीजें जिम्मेदार हैं। प्रमुखतः इसमें ये बात सच है कि मौसम परिवर्तन के इस मिजाज में, जलवायु परिवर्तन के इस मिजाज में, इस फैशन में, इस दौर में, जब आईपीसीसी भी कहती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से हिमालय के सहित दुनिया के तमाम क्षेत्रों में, तमाम पार्ट्स में 2-3 तरह की चीजें हो रही हैं। एक तो बारिशें जहां होनी चाहिए थी वहां वहां नहीं हो रही हैं, जहां नहीं होती थी वहां हो रही हैं। जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी उसमें बदलाव आ रहा है। तीसरा यह है कि जहां बहुत बारीक बारिश होती थी, बहुत मॉडरेट बारिश होती थी, वहां तेज वृष्टि हो रही, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि की घटनाएं बढ़ रही हैं। जी। साल भर का अगर आप वो लगाएं, बजट लगाएं एवरेज, तो बारिश का एवरेज भले ही न बदल रहा हो, लेकिन नंबर ऑफ टॉरेंशियल रेन्स की इवेंट्स बढ़ रही है, अतिवृष्टि की घटनाओं में पुनरावृत्ति हो रही है, और साल भर में बारिश के दिनों की तादाद कम हो रही है। जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जैसे पहले 120 दिन होती थी बारिश पूरे साल भर में, जी। माना, तो अब 110 ही दिन हो रही है, पर बारिश उतनी ही हो रही है। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि अतिवृष्टि की घटनाएं बढ़ रही है, एक। दूसरा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जैसे अतिवृष्टि की नहीं होती थी, लेकिन आपने 2013 की आपदा देखी, आपने उसके अलावा भी देखा कि जहां पहले अतिवृष्टि नहीं होती थी, 2010 में आपने देखा लेह लेह में इतनी भयंकर बारिश होगी। और तीसरी, इसके अलावा ये वृष्टि की बात हुई, ये तो मौसम परिवर्तन का, ये जो जलवायु परिवर्तन है ये उसका कारण है। अब आपने कहा कि ये क्यों हो रहा है, इसमें अब आपदा में परिणत क्यों हो रही है घटनाएं। जी। आपदा में परिणत इसलिए हो रही हैं कि अब हमने जो सेटलमेंट सेट कर दिए हैं। पहली बात तो यह है कि वो नदियों के मुहाने पे, वो नालियों के मुहाने पे, वो धार जितने भी जल शाखाएं जितनी भी थी, जितने भी ड्रेनेज थे, जल विन्यास जितने थे, उन पर हमने घर बना दिए हैं तेजी से। और जो प्राकृतिक जल विन्यास थे, ड्रेनेज जिनको कहते हैं, उन पर घर बना दिए। हम्म। अर्बनाइजेशन भी तेजी से बढ़ा पहाड़ों में। तो क्या होता है कि जब अतिवृष्टि होगी तो पानी अपने मार्गों को से चलेगा, और जिस मार्ग मार्ग में कोई, अगर कोई कंस्ट्रक्शन आ रखा है, तो वो उसको लेके जाएगा। ये आजकल एक बड़ा चुटकुला भी चल रहा है कि जब नदी को, जब पानी को, धारा को जब अपनी जमीन लेनी है तो उसके लिए पटवारी और कानून को नहीं चाहिए, वो सीधा ले लेता है। बिल्कुल। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी, जो इस बीच 2 दशक से, बहुत 1.5 दशक 2 दशक से जो बहुत तेजी से जो सो कॉल्ड विकास, हिमालय की सैंक्टिटी, हिमालय की फैसिलिटी, हिमालय की संवेदनशीलता को न मानते हुए, न उसको एक्नॉलेज न करते हुए, जो विकास के बड़े बड़े परियोजनाएं और बड़े बड़े जार्गन के साथ जो विकास लाया जा रहा है, जो अति मतलब उग्र विकास जिसको मैं कहूंगा,
उसने पहाड़ का कहीं का नहीं छोड़ा है पहाड़ को। ये तीनों चीजों ने मिलके पहाड़ को एक डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया है संवेदनशीलता के लिए, बड़ी आपदाओं की पुनरावृत्ति के लिए। जी सर, जैसे आपने कहा ना, ये जो कई तीनों चीजों का समावेश है, लेकिन जब हम सरकारी स्पोक पर्सन या बाकी सत्ता से जुड़े लोग या उद्योग से जुड़े लोग बार बार कहते हैं विकास तो जरूरी है समाज के लिए, और ये जो हो रहा है इसको प्राकृतिक आपदा तक बस सीमित किया जा रहा है, और लेकिन इसके पीछे जो आवृत्ति और प्रवृत्ति इसकी लगातार जिससे बढ़ती जा रही है, जिससे जनमाल कितनी हानि हो रही है, उस पर हमारी सरकारों का नजरिया सिर्फ मुआवजा देने तक और हादसा के बाद दौरे तक सीमित हो जाता है। इस पर जैसे आप लोग लगातार लिखते बोलते रहते हैं, तो क्या लगता है उस पर कोई ध्यान दे भी रहा है, या उस पर एक विशेष कुछ सोच समझ के एक नई नीति बनाने की जरूरत है क्या हमें अभी? नहीं, एक बात, जब ये इस तरह के जब फॉर्मेट में इस तरह के उसमें फॉर्मेट में अगर गवर्नमेंट आ गई है हम्म, और सरकारों, और ये पॉलिटी विकास का मॉडल ग्लोबली है, ये मतलब एक ही देश की बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। ग्लोबली ये इस तरह का विकास को, ग्रोथ को विकास का पर्याय माना गया है। हम्म। ज्यादा ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो ज्यादा विकास माना जाएगा। हाँ, अब टूरिज्म। बद्रीनाथ केदारनाथ में ज्यादा पहुंचेंगे तो ग्रोथ, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख पहुंच गए तो ये विकास का पैमाना हो गया। इसमें लैंड की सेंसिटिविटी, उसकी धारिता, उसका कैरिंग कैपेसिटी, इन चीजों को इग्नोर किया जाता है। और कहीं भी सबसे, अगर कोई प्रावधान है भी, अव्वल तो प्रावधान बहुत ढीले ढाले हैं, और अगर है भी तो उनकी खाना पूर्ति के लिए ऐसे ढीले ढाले औपचारिकताएं की जाती हैं कि अंततः, मतलब प्रोजेक्ट सबसे पहले तो ये तय तय किया जाता है कि इस रोड ने बनना है या इस डैम ने बनना है। उसके बाद उसके पक्ष में डीपीआर तैयार की जाती है। पहले तो ये होना चाहिए कि भाई पूरे इलाकों में तुम देखो कहाँ कहाँ बन सकता है, उसकी डीपीआर तैयार हो, कहाँ बिल्कुल नहीं बन सकता और कहाँ बन सकता है। आपने पहले तय कर दिया कि ये यहाँ पे डैम बनेगा, बिल्कुल। अब इसकी डीपीआर तैयार करो, इसकी ईआईए तैयार करो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तैयार करो। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और डीपीआर इस तरह से तैयार की जाती हैं कि वहां बनना है, ही बनना है, मतलब बिल्कुल क्योंकि ये तो पहले पहले फिक्स हो रखा है। है। तो ये बहुत ही खानापूर्ति है हमारे देश में, ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि यू हैव डिसाइडेड वेयर टू कंस्ट्रक्ट a dam or install a dam or where to construct a road, and then after you have to find support from the scientific means, उसके पक्ष में। तो मतलब बहुत डाइसी तरीके से लिखी हुई डीपीआर और ईआईए वगैरह हमने देखी है, बहुत ही सतही लिखी, अंततः उन्हीं को फायदा पहुंचाता है। और एक बात और भी है, इन प्रोजेक्टों का ठेका जिनको दिया जाता है उन्हीं को कहा जाता है कि तुम डीपीआर भी तैयार करो। मतलब जिसको बोला गया है कि तूने ये प्रोजेक्ट बनाना है, उसको, तो उसको बोला गया है तो इसका फिजिबिलिटी देख कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो जिसको प्रोजेक्ट मिल गया वो कभी बोलेगा कि नहीं बन सकता। बिल्कुल ये बिल्कुल। तमाम खामियां हैं। हम्म, ये सरकार दर सरकार, मतलब ये देखो जी, सत्ता का ऐसा स्वरूप होता है इसमें। हाँ, ये इस बीच ये बड़ा है, ये बात भी सच है, लेकिन इसके एलिमेंट्स तो हमेशा ही से मौजूद रहे। बिल्कुल सर, लेकिन अभी जैसे किश्तवाड़ में हमने देखा, जो वहां बता रहे हैं पहले से कई रेड अलर्ट और मौसम विज्ञान ने कई चेतावनी दी थी, उसके बाद भी सैलानियों को धार्मिक यात्रा पर जाने दिया गया, और जब ये हादसा हुआ अब उसकी सारी जिम्मेदारी हम प्रकृति पे छोड़ दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक नहीं, है? 2013 में भी ऐसे ही हुआ था। 2013 में बाकायदा अलर्ट था, हाँ। हाई बारिश का अलर्ट था, जाने दिया गया, बेरोक टोक जाने दिया गया। और बिल्कुल। ये सर बराबर देख रहे हैं, और ये केवल यात्रियों के केस में नहीं है। हम्म। धराली जो कस्बा है उसमें तो हमने बार बार चेताया था, हमारे पब्लिकेशंस में ये है कि धराली जहां पे तुमने, गांव नहीं हुआ कुछ गांव को, हाँ। जो ये मलबे पे जो यात्रा के कारण जो होटल वगैरह बनाए गए थे, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए थे, ये सब ये ध्वस्त हुए हैं असल में। जो पुराने गांव हैं, हालांकि वो भी बहुत महफूज नहीं है, पर ऐसा है वो अधिकांशतः सदियों से है। हम्म। इस फ्रेजाइल टेरेन में जहां इस तरह की घटनाएं होती रहती है हम्म। वहां सदियों से। अब आप बताइए, 1200-1400 साल से, तो कम से कम 12-13 साल से, 1200-1300 साल से तो कम से कम केदारनाथ मंदिर महफूज है, हम्म। पद्मेश्वर मंदिर महफूज है, कल्पेश्वर मंदिर में महफूज है। तो उन्होंने तो टेरेन की फ्रिजिलिटी, सैंक्टिटी, उसको एक्नोलेज करते हुए बड़े रेशनली, बड़े विजडम के साथ बनाया है। अच्छा, यही मैं ये आगे बाद के जो कंस्ट्रक्शन है वो नॉनसेंस है।
हाँ, वही मैं आपसे पूछ रहा था। इसमें एक सवाल ये भी है, जो स्थानीय लोगों की जीवन शैली और परंपरा जो है, वो हमको आज के इस समय में कितनी मददगार हो सकती है, मतलब पर्यावरण संरक्षण में और इस तरह से आपदाओं से बचाव में। क्या उस पर हमारा ध्यान है, या जाना चाहिए एक बार उसको ठीक से पीछे जाके समझना चाहिए, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए क्या, या बढ़ रहे पा रहे हैं? मैं बताऊं आपको कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि ज्यादातर जो बसाहटें टूट रही हैं इन आपदाओं की बढ़ी हुई पुनरावृत्ति के कारण, वो हम्म। 2060, वो 1960 के बाद की बस्तियां हैं। हम्म। जब भारत स्वतंत्र हुआ, 12-13 साल के हैंगओवर के बाद, जब वो तेजी से बढ़ने लगे, लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगे, ये लोग ऐसी जगह पे भी बसने लग गए जो पहले से गांव वालों के बसने की रीत नहीं थी वहां। हम्म। उसके बाद ये विकास आया, विकास ने सड़कें बनाई, फिर उसके बाद सड़कों के किनारे लोग आने लग गए, फिर सड़कों पर जो नाले आते थे उन पे घर बनाने लग गए, और ये तमाम मिला के लोगों ने इस तरह से अपने लिए कब्रों का इंतजाम हम्म। पहले ही से कर दिया है। इसमें सरकारें भी पीछे नहीं है, बल्कि सरकार आगे बढ़कर सबसे पहले इसमें 2013 की आपदा में हमने देखा, मैं बार बार बोलता हूं कि जहां जहां पे भी बस्तियां टूटी है, सबसे पहले वहां सरकारी प्रतिष्ठान बने थे। हम्म। चाहे वो रामबाड़ा टूटा, तो रामबाड़ा के पहले चैनल में मंदाकिनी नदी का जो पहले वाला चैनल जो था, उस क्षेत्र में इस तरह के टर्बुलेंस आते रहते हैं, आ नदी इधर कल उधर, तो वहां पर भी सबसे पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम ने उस पे जो पुराना चैनल था उस पे अपना स्टेब्लिशमेंट किया, गवर्नमेंट का। उसके देखे देखे पूरा रामबाड़ा पूरा सेटलमेंट बन गया। उसके बाद आप नीचे आए तो आपने डैम बनाए, डैम्स, वो डैम्स डिस्ट्रॉय हुए, चाहे कुंड का है, ये सारे टूटे, ये भी सरकार। उसके नीचे पहले दूसरे नंबर पे आता है गौरीकुंड। गौरीकुंड से आगे है सीतापुर। सीतापुर में जो पार्किंग स्थल था, वो सारा का सारा गवर्नमेंट का बनाया हुआ था, वो हम्म। सब का सब खत्म हुआ। उसके बाद कुंड में जो डैम डैम बन रहा था वो टूटा। उसके बाद और नीचे आओ तो एक सियालसोड़ में वो गढ़वाल मंडल विकास निगम का बंगला था। उसके और नीचे आओ तो कहीं, मतलब मैं सीरीज में वही 8 से ज्यादा लगातार इस चीजें तरह की घटनाएं तो हो रही है। पीछे हमने देखा जिस तरह से पहाड़ों के अंदर दरार आने शुरू हो गए, उस पर सरकार मानने को तैयार नहीं हुई, कुछ उस तरह की नीतिगत सब आप बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद जाके कुछ चीजें दिल्ली तक पहुंची। नहीं, बहुत सारी घटनाएं तो दिल्ली तक पहुंचती नहीं है। और क्योंकि मैं उत्तराखंड पिछले चुनाव में काफी टाइम अलग अलग इलाकों में घूमा, ये चार धाम कॉरिडोर और बाकी जो विकास की चीजें बताई जा रही है, लेकिन इसका फायदा उत्तराखंड के गांवों को तो नहीं मिला ना। आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। तो ये जो बड़े हाईवे और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है लगातार, चार धाम हाईवे, और तो ये आपदाएं आपदाओं को और इनवाइट कर रही है, और ये कितना घातक है। बहुत बहुत घातक है, क्योंकि इसमें मुट्ठी भर लोगों को फायदा हो रहा है, हम्म। लेकिन नुकसान पूरा का पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश, हम्म। और अंततः पूरे प्रदेश की इकोनॉमी इसका नुकसान उठा रही है। जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और ये लगातार ऐसा हो रहा है। तो इस बात को मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी, जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल। सरकारों को अब सोचना चाहिए कि आपने चार धाम यात्रा के लिए नाम पर चौड़ीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, रोड चौड़ीकरण किया, जाम, जो सड़कों पे जाम लगते थे, उस वो जब जाम अब 10 गुना बढ़ गया है, तो चौड़ीकरण का फायदा क्या हुआ? हम्म। अब सड़कों पे ही, क्योंकि देखिए चौड़ीकरण, चौड़ी सड़क का मतलब ज्यादा ट्रैफिक आना, ज्यादा ट्रैफिक का आने का मतलब ज्यादा कहीं रुकेंगे भी तो बिल्कुल। पार्किंग चाहिए था। पार्किंग तो कहीं है नहीं, तो सड़कें ही पार्किंग बन गई, तो हाँ। सारा पहाड़ बंधक बन जाता है यात्रा के टाइम पे। हम्म। आजकल आपदाओं के कारण रोड ब्लॉक हो गई, जो चारधाम यात्रा को जिसको पहले कहते थे कि ऑल वेदर रोड, अब हम्म। ऑल वेदर ब्लॉक्ड रोड है। ऑल वेदर हमेशा जाम रहता है। रोड नहीं है, हाँ, हम्म। रुकने वाली रोड है। तो चारधाम में आजकल बरसात में लैंडस्लाइड्स ने बंधक बना दिया पहाड़ को। हम्म। जाड़ों में, थोड़ा बहुत जाड़ों में लोगों के आने जाने के, उन दिनों पहाड़ नेग्लेक्टेड हो जाता है, तब न तो वहां कोई पूछता है उनको, न पूछता कंदराओं में। तो इसीलिए यही सब कारण है कि जैसे ही सो कॉल्ड विकास का दानव पहाड़ों की सिराओं में ऊपर की तरफ को बढ़ा, लोगों ने नीचे की तरफ को पलायन में तेजी से आना शुरू कर गांव खाली दिया। होते गए, ये भूतिया गांव, गांव और सारे उत्तराखंड के अंदर हाँ, कॉन्सेप्ट आए। और सर एक चीज ये भी तो ना, जब सड़कें बन रही थी तो मैं कहता, कुछ सड़कें बन रही थी तो इतना सेंसिटिव इलाका है, लेकिन जो मलबा निकलता है, पहाड़ तोड़ रहे हैं उसको मैंने देखा नदियों के अंदर वैसे ही डंप कर दिया जा रहा है। तो सबसे डरावनी सी घटनाओं में उत्तराखंड ये की भी। सड़कें,
उत्तराखंड की सबसे पुरातन टेक्नोलॉजी से बनती है, जिसमें जेसीबी का ड्राइवर ज्यादातर अलाइनमेंट तय करता था। हम्म। जैसे ड्राइवर खोदा और सीधे डंप डाल। ये डंपिंग जोन का कंसेप्ट ही लोगों ने 2016-17 में, जब से ये चारधाम प्रोजेक्ट आया, चाहे जैसा भी है, डंपिंग जोन भी कुछ होता है, ये लोगों ने तब देखा। इस बीच राज्य बनने के बाद और उससे पहले भी जब भी सड़कें बने, सीधे ढाल में नीचे गिरा दिया गया, जो नालों में जाता था। जब बारिश आती थी तो नालों को चोक करते हैं, उसमें उसका या तो चोक कर दे या उनमें बाढ़ ले आता है, और उससे निचले वाले क्षेत्रों में तबाही होती थी, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता था, जन धन हानि होती थी, ये सब चीजें। तो ये उत्तराखंड में जो सड़कें बनी है, वो एक तो उन्होंने बड़े पैमाने पर इरिवर्सिबल डैमेज कर दिया है, दोबारा इसको वापस नहीं लाया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत बड़ा नुकसान किया, बहुत बड़ा। हाँ, वही पहाड़ों में विस्फोट करके सड़कें बनाई गई थी, तो देख रहे थे सर। लेकिन अब ये सारी चीज तो होगी जिस तरह से हो रहा है वो एक, लेकिन अगर एक सरकार के तौर पर, या मैं दिल्ली में बैठा आदमी या पहाड़ में भी जो बैठा, उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो इन पहाड़ी क्षेत्रों में, सिर्फ ये उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले इलाकों में भी, इनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? एक तो सबसे पहली बात तो ये बात भी सच है कि हम पुरातन जीवन शैली में नहीं रह सकते। बिल्कुल। सड़कें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। हम्म। टेरेन ट्रेन फ्रेंडली सड़कें बने, हम्म। विश्व में इसकी टेक्नोलॉजी मौजूद है। बहुत बड़े हैवी स्ट्रक्चर्स न बने भवनों के, विश्व में इस इतने सोफिस्टिकेटेड हल्के मटेरियल की टेक्नोलॉजी मौजूद है। और पहाड़ को प्राइमरीली अच्छी जीवन शैली का क्षेत्र माना जाए, अच्छा पैसा कमाने का क्षेत्र न माना जाए। हम्म। तीसरी बात यह है। चौथी बात यह है कि कैरिंग कैपेसिटी तय हो, क्षेत्र की संवेदनशीलता के हिसाब के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कैरिंग कैपेसिटी नहीं, क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी तय हो कि भाई इस क्षेत्र में इस तरह से इससे बड़े मकान है, इससे ज्यादा मकान, इतने जनसंख्या के रहने के अलावा ज्यादा से ज्यादा मकान न बनाए जाए। ये चार पांच चीजें हैं जिसको किया जा सकता है अगर सरकारें चाहें तो। लेकिन और जब जागो तभी सवेरा, मैं कह रहा हूं, आज अभी इसी वक्त भी समझने, सोचने और बैठकर इस बात पे चिंतन करने की जरूरत है। सरकार सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाए, वैज्ञानिकों को बुलाए और कहे कि भैया हो गया है, कई कई चीजें हो जाती हैं, अज्ञानता भी हो जाती हैं, कुछ और स्वार्थवश भी हो जाती हैं, लेकिन अब हम भी मानते हैं जब क्षेत्र ही नहीं रहेगा और क्षेत्र के लोग ही नहीं रहेंगे तो विकास किसका करना है। सर वही आखिरी में, जो कि अगर ये 10-20 साल और ऐसे चलता रहा, ये तो आप बताया जैसा होना चाहिए, अगर नहीं होता है, हमारी सरकारें अभी भी नहीं जागती, समाज नहीं जागता है। क्योंकि मुझे याद है, मैं जब भी पहाड़ में जाता हूँ इलेक्शनों के अंदर कुछ भी, तो पर्यावरण तो मुद्दा होता ही नहीं है, ना वोटर्स के लिए नहीं ना नहीं पार्टियों के लिए, कभी नहीं होता। ये सबसे बड़ी कमी है। और जैसी जनता होती है, राजा भी वैसी होता है। हाँ, तो इसका तो भविष्य आप असल क्या में क्या है देखते कि हैं? जनता के जो बुलंद आवाजें हैं, हम्म। वो बुलंद आवाजें ज्यादातर पैसे कमाने में लगी है। जो दबंग होता है क्षेत्र का, ठेकेदार भी वही होता है, उसको तो कमाई हो रही है तात्कालिक तौर पे। और बाकी आम जन तो हमेशा ही से भेड़ चाल की तरह रहा है। इसको मास मूवमेंट बनाना पड़ेगा, इसको जनता का मूवमेंट बनाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, ऐसी संस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी जो जनता को इसके प्रति अवेयर करें। यूरोप में ऐसा हुआ है। यूरोप में ग्रीन पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इन जगह बहुत बढ़िया काम कर रही है। यूरोप में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है, सेंसिटिविटी बढ़ी है, आम जन जागरूक हुआ है, तो सरकारों को भी अपने सरकारों के क्रियाकलापों पर भी लगाम लगती है। सर इन सब के आगे भविष्य कैसा देखते हैं, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा? भविष्य इसी तरह हुआ रहा तो भविष्य बहुत ग्रिम है। हम ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे तो आपदाएं आती रहेंगी, 2-4 दिन हमको पूछते रहेंगे आप लोग, 2-4 दिन हम आपके चैनलों पे दिख जाएंगे, 2-4 दिन हमारी बातें कि सती जी ने ऐसा कहा था भाई 2023 में, ये चलती रहेंगी और हम भी गाल बजाते रहेंगे, देखो मैंने पहले कह दिया था। बिल्कुल। मतलब हम उस दिन मैं अपनी कहता हूं कि हमारी जुबान पे कीड़े पड़ जाए, जिस जो ये बातें हमारी जो हमने पहले प्रोजेक्ट किया है वो सब सच होती दिख रही हैं, ऐसी भविष्यवाणी हमारी सच हो, ऐसा हमने कभी कामना नहीं की। ये तो है ही सर, जो अपने लोग ही मरते हुए दिखते हैं सब समाज में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। सर आप वही आखिरी में, जो अगर आप नीति निर्माता, सरकार, क्योंकि अब सरकारों के पास भी कई बार अपना प्रेजेंटेशन दे चुके हैं या अपनी जानकारियां लेखों के माध्यम से साझा तो करते ही लगातार, तो समाज को, नीति निर्माताओं को क्या सलाह होगी, एज ए एक्सपर्ट, एज ए वैज्ञानिक,
जो इस क्षेत्र को बचाना है तो। सरकारों से उम्मीद तभी रख सकते हैं आप जब जनता जागरूक हो। हम्म। जनता में बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, इस मुद्दे के प्रति सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये 2 ही महीने का है। और आप देख लेना, मेरी नोट कर लो आज ये बात, 5 साल बाद धराली के उसी स्थान पे फिर से वहां धीरे 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 बस्ती जमने लग जाएगी। ऐसा हर आपदा के बाद हुआ। केदारनाथ 10-12 साल हुए अभी, केदार जहां जहां टूटा था, जहां जहां वहीं लोग बस गए, फिर बुरी तरह से उसी रूप में, उससे भयानक रूप में कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो इसके लिए जनता को मोबिलाइज करना पड़ेगा, इसके लिए सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा बड़े पैमाने पर। इसको अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कक्षाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में इसके लिए सिलेबस आए, सिलेबस रखा भी गया है, लेकिन जब उद्देश्य ये हो कि पैसा कमाना हो, उद्देश्य ये हो बड़े प्रोजेक्ट लाना हो, तो उन्हीं की सरकार, वो स्कूलों में इस तरह से सेंसिटाइज कौन करेगा? ये तो सिविल सोसाइटी को ही आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ये बर्बाद हो रहा है और हिमालय बहुत तेजी से बर्बाद हो। सर शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने एसपी सती सर को सुना। ये जो घटनाएं हो रही हैं पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जिसको हम लगातार देख रहे हैं, ये इन्होंने साफ, जो भी एसपी सती सर उनके जैसे जितने भी एक्सपर्ट हैं लगातार चेता रहे हैं, इन तरह की घटनाओं से आगाह कर रहे हैं। लेकिन आज भी बड़ा सवाल यही है, सरकारें और समाज आज भी नहीं चेत रहा है और पर्यावरण को लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है। और पर्यावरण जब अपनी जगह वापस ले रहा है तो वो घटना इतनी बड़ी होती है, जितनी जनहानि हो रही है वो फिर एक भयावह आपदा का शक्ल ले रही है। तो जैसा इन्होंने कहा, जब जागो तभी सवेरा, जितनी आपदाएं हम झेल चुके हैं, अब समय है जो जागा जाए और इसमें कुछ सुधार किए जाए, विकास की नीतियों में भी सुधार किए जाए, जिसमें भविष्य में इस तरह की आपदाओं से बचा जा सके, और ना बचा सके तो कम से कम जो नुकसान हो रहा है उसको कम से कम किया जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।